नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं बीते एक साल का पूरा करंट अफेयर्स और महीने वार तरीके से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी अगस्त 2024 के करंट अफेयर से, फिर उसके बाद आपके सामने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इसी तरह से दिसंबर का करंट अफेयर आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की। जैसा कि आपको पता है कि एक करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज में हम काम करते हैं कि बीते एक महीने में, यानी कि जिस महीने में हम बात करने वाले हैं उस महीने में क्या कुछ घटा है, उसमें से महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हर महीने ये सीरीज आती रहेगी, हर महीने को हम कवर करेंगे। पहले तो हम लगातार जुलाई अगस्त 2025 तक लेके आएंगे, फिर उसके बाद हर महीने पहले सप्ताह तक में कोशिश करेंगे कि आपको एक महीने का करंट अफेयर हम देते रहें। अब बात यह आती है कि किस परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था, तो उसका जवाब यह है कि चाहे आपकी बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कोई भी एग्जाम जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है, सब जगह महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी 2025 की। पहला जो जानकारी है वो है आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले अगर देखें तो तमिलनाडु में बना भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज। अब ये ग्लास सी ब्रिज क्या है? यहां पर लिखा है भारत का पहला ग्लास का ब्रिज। तो क्या सच में भारत का पहला ग्लास का ब्रिज है? देखिए, ग्लास के ब्रिज ना बहुत सारे पहले से भी हैं, लेकिन ये सी ब्रिज है, इस वजह से ये भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है किस राज्य से संबंधित? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। अब वहां पे एक कांच का पूरा पुल बना हुआ है और जिन दो स्थलों को जोड़ता है उसमें से कनेक्टिविटी में एक तरफ है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और एक तरफ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अब एक तरफ है तिरुवल्लुवर और एक तरफ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और बीच में ये पूरा समुद्र का ही क्षेत्र है। ये छोटे से स्थान पे ये दोनों अलग अलग जगह पे बने और इनको कनेक्ट करता है। अपने आप में दोनों जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। एक नाम तो विवेकानंद, जो आप जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 1892 में यहां पर उन्होंने एक, कहते हैं ना, शांति के लिए वक्त बिताया था। तो दूसरी तरफ तिरुवल्लुवर जो बात हो रही है, ये तमिल कवि है, प्रसिद्ध तमिल कवि हैं। तो दोनों नाम महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है सवाल यहां से आ जाए कि ये कौन है। अब आप बोले ये तो हमने अलग से देखा नहीं, तो आया कैसे? इस ग्लास सी ब्रिज की वजह से ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब उसके बाद 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कुछ एग्जाम में पूछ लेता है। अब उसके बाद नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, एम्पावर हर रिपोर्ट। अब देखिए, एम्पावर और हर से मिला के क्या बना दिया? इम्पोहर बिस। तो इम्पोहर बिस क्या है? रिपोर्ट नहीं है, अपने आप में एक, कह सकते हैं कि एक मंच है। तो ये किसने मंच बनाया है? महिला उद्यमिता मंच। अब महिला उद्यमिता मंच ने ये क्या पहल है, इसको समझिए। महिला उद्यमिता मंच का मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, और ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये मंच तैयार है। अब इस मंच ने जो पहल शुरू की है, एम्पावर हर बिस, तो इसमें क्या है? महिला उद्यमियों को, कुछ महिलाओं को चुना जाएगा, उन्हें एक बेहतर उद्यमी बनाया जाएगा। उद्यमी बनाने के लिए इम्पोहर हम ना बोल सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। 24x7 सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा? कुछ महिलाओं को चुना जाएगा जो 18 से 35 वर्ष की होंगी। कुछ राज्य चुने जाएंगे, उन्हीं राज्यों से इन महिलाओं को चुना जाएगा और एक सीमित संख्या में इन्हें सेलेक्ट करके दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां से इन्हें फिर उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा इस पहल के माध्यम से। फिर उसके बाद अगली खबर है पेंगोंग झील। अब पेंगोंग झील पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में है, एक ऐसी झील है जो लगभग 134 किलोमीटर लंबी है। अब ये जो झील है, भारत और चीन दोनों की सीमा में स्थित है, इसलिए एक विवाद का क्षेत्र भी ये रहता है। अब विवाद में हम देखें, चाहे गलवान के समय का हो, तो इसके आसपास के क्षेत्र में हमेशा सुनने को मिला है। अब यहां पे शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब किया गया है? दिसंबर, 26 दिसंबर 2024 को। अब आप सोच रहे हो, मैंने बोला जनवरी का करंट अफेयर की ये है,
हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, जो कि अगस्त 2024 का हमने शुरू किया था, कि 23 तारीख से 23 तारीख का करंट अफेयर मिलेगा, यानी कि 23 दिसंबर से लेकर के 23 जनवरी तक का करंट अफेयर आपको इस एक महीने के सेशन में मिलेगा। ज्यादा दिन जनवरी के, इसलिए हम इसको जनवरी का सेशन बोल रहे हैं। और ये पूरा सेशन 23 से 23 कैसे आपके सामने आ रहा है? ये सामने आ रहा है क्योंकि दृष्टि आईएएस की एक मैगजीन आती है, राज्य स्पेशल। अब वो स्टेट स्पेशल मैगजीन क्या होती है? राज्य के आधार पर करंट अफेयर मौजूद होता है और परीक्षा के आधार पर उसे तैयार किया जाता है। तो कुछ 6 राज्यों के लिए मैगजीन अभी उपलब्ध है। राजस्थान के लिए उपलब्ध है, मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, और उसके अलावा आपका बिहार। तो यहां से आपको ये जितनी जानकारी मिल रही है ये मैगजीन में है। तो आप चाहे अगर ये पूरा जनवरी का करंट अफेयर देख रहे हैं तो मैगजीन में अवेलेबल है। चलिए, अब उसके बाद ये पेंगोंग झील के बारे में पता हो कि पेंगोंग झील में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब शिवाजी महाराज बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमा का अनावरण जब किया गया तो यहाँ पे अब सवाल 2-3 तरीके से आ सकता है। चाहे प्रतिमा के बारे में पूछ ले, चाहे पेंगोंग झील के बारे में पूछ ले, कहाँ स्थिति है ये पूछ ले, क्या उसकी हालिया स्थिति है ये पूछ ले, क्या उसकी लंबाई है, क्या उसकी ऊंचाई है, 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर स्थित प्रमुख झीलों में से एक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया भारत पोल। देखिए अभी तक क्या था ना कि इंटरपोल की अगर हमें जरूरत है, यानी कि जो देश के अंदर बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस की, जैसे राज्य पुलिस की संस्था है, तो अब राज्य पुलिस को इंटरपोल की मदद चाहिए तो डायरेक्ट नहीं ले सकती है, या इंटरपोल को किसी राज्य पुलिस से मदद चाहिए तो डायरेक्ट नहीं ले सकता है। उसके लिए जो एक कहते हैं संवाद का बिंदु है, वो कौन है? सीबीआई। तो सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ने ही यह विकसित किया और इसको बताया कि हम इसको और दायरा बढ़ाते हैं, संपर्क बिंदु बढ़ सके। तो अब सिर्फ सीबीआई से ही संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इंटरपोल का जितने भी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जैसे राज्यों की पुलिस मुख्य रूप से प्रमुख एजेंसी होती है, उसके अलावा और भी हैं, तो उनसे संपर्क हो पाएगा। काम कैसे करेगा? देखिए इंटरपोल क्या क्या है। इंटरपोल दुनिया में कोई अपराध, साइबर अपराध हो या मादक पदार्थों की तस्करी हो, मानव तस्करी हो, और भी बहुत सारे मुद्दों में अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। यानी कि भारत की सरकार, दूसरे देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार, ये सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, एक ऐसा संगठन है, उसके माध्यम से। तो अब उस अंतर सरकारी संगठन को काम करने के लिए, यानी कि देशों की सरकारें आपस में कनेक्ट हैं, देशों की सरकारें मिलकर उसमें सहयोग दे रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई निजी उद्यमी या निजी व्यक्ति अपनी इच्छा से जाकर जुड़ जाए, वो सरकार के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो यहां पे इंटरपोल के बारे में आपको बताऊंगा। पहले भारत पोल के बारे में बताओ कि रियल टाइम जानकारी साझा होगी, जैसे किसी अपराध के बारे में जानकारी साझा करनी है। पता चलता है कि भारत में एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, साइबर क्राइम किया है, और इस वक्त वो इस खास अमुक देश में है, मान लीजिए इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया अगर इंटरपोल का पार्ट है तो फिर भारत जानकारी देगा कि वहां पे आपके यहाँ एक व्यक्ति है, इसको एक बार जरा पता लगाइए है या नहीं। मतलब एक तरह से एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपने फिल्मों में भी बहुत देखा होगा, नाम सुना होगा। तो शुरुआत कुछ उसकी ऐसी होती है। तो ये वही काम करेगा, इन्हीं सारे मामलों में समन्वय का काम करेगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जिससे और बेहतर तरीके से हासिल हो सकेगा। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो नोटिस जारी किए जाते हैं, उस नोटिस का तुरंत असर देखने को मिलेगा। अब ये नोटिस क्या होते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इंटरपोल क्या है, जिसकी मदद से ये भारत पोल पूरा बेहतर तरीके से काम करेगा और राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां काम करेंगी। लगभग 51 प्रवर्तन एजेंसियों की बात मैं कह रहा हूं। तो आधिकारिक नाम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 1923 में स्थापना होती है। फिर सदस्यों की संख्या साल दर साल बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में, और 1956 से भारत इसका सदस्य है। अगर कभी सवाल आ जाए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, तो लियोन लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा फ्रांस की बात हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका मतलब क्या होता है मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने बोला था नोटिस, जैसे मान लीजिए कि नोटिस जारी की गई रेड कलर की,
रेड नोटिस का मतलब हुआ कि सारे इंटरपोल वाले जितने देश हैं जो इंटरपोल से जुड़े हुए हैं, सदस्य देश हैं, रेड नोटिस जारी हुई किसी व्यक्ति के बारे में, तो अब हर देश के पास इंफॉर्मेशन होगी कि इस व्यक्ति को एक वांछित अपराधी के रूप में इस वक्त दुनिया में जाना जाए, तो उसके बारे में जो भी जानकारी मिले वो आपस में साझा हो सकेगी। इसी प्रकार से अन्य, जैसे कोई लापता हो गया है तो उसके लिए येलो नोटिस, तो सबको पता चल जाएगा येलो नोटिस आई, ये व्यक्ति लापता है, अब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो होगी जहां भी होगी पहुंच जाएगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए ब्लू नोटिस, कोई अज्ञात लाश मिल गई तो ब्लैक नोटिस, चेतावनी देना हो तो ग्रीन नोटिस, बम की सूचना कहीं पे है तो ऑरेंज नोटिस, और इसके अलावा अपराधी का जो कोई खास तरीका है, पैटर्न है, वो दुनिया में साझा करना हो दुनिया के देशों से इंटरपोल के माध्यम से, तो उसके लिए वॉलेट नोटिस। अब ये अलग अलग तरह के नोटिस हैं जिसमें भारत भी रिएक्ट करता है, भारत की तरफ से भी रेज होते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं संरचना को लेके। इंटरपोल का प्रमुख 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। महासचिव दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को देखभाल करता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब बहुत सारे जो काम हमने कहा था, काम तो बहुत सारे हैं, साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी, बहुत कुछ। ठीक है, महासभा वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है। महासभा ही इसके कार्यों की एक प्रकृति को निर्धारित करती। तो 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत कर चुका है। चलिए अब प्रोबोवो सुवियंतो के बारे में जान लेते हैं। प्रोबोवो सुवियंतो इस साल 2025 में जब गणतंत्र दिवस आया तो हमारे लिए अतिथि के रूप में किसी देश के राष्ट्र प्रमुख आए, तो वो थे प्रोबोवो सुबियंतो। अब किस देश के हैं? ये हैं इंडोनेशिया के। और मजे की बात यह है कि जब 1950 में पहली बार देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो उस दौरान भी कौन आए? प्रोबोवो सुबियंतो। स्पष्ट हो गया। चलिए, तो यहां प्रोबोवो सुबियंतो नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले जो आए वो थे, तो सुकर्णो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहली बार जब आए थे 1950 में तब थे, और अभी जब 2025 हुए, 75 साल हो गए, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए। अब अलग अलग ही होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब यहां पे कुछ बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि हमें यह भी पता चल गया कि 1950 से अभी तक में कितने वर्ष हो गए हैं। एक समय का, टोटल समय का अंदाजा लगता है, ध्यान आता है कभी कभी, एक राउंड फिगर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, अभी हाल में कौन है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, सवाल कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ लेगा। फिर उसके बाद कनुमा पांडुगा महोत्सव। अब ये कनुमा पांडुगा महोत्सव ये 15 जनवरी में इस बार मनाया गया था, और ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में मनाया गया था। तो मकर संक्रांति के साथ इसको जोड़ करके देखा जाता है, उससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है। और इसे मुख्य रूप से फसलों का त्योहार या पशुओं के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। अब इस त्योहार के बारे में मवेशियों की पूजा की जाती है, ये महत्वपूर्ण है। मवेशियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, और कहीं पे मतलब ये भी देखा जाता है कि इसकी वजह से मवेशियों को लड़ाने का भी खेल, बुल फाइटिंग का भी खेल खेला जाता है, खिलवाया जाता है, और अवैध तरीके से, गुपचुप तरीके से। ये परंपरा काफी लंबे समय से चल रही है, जब कानून में इसको रोकने की बात हुई थी, कानूनन। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य बात यह है, वो बात हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत है किस क्षेत्र से संबंधित है, त्योहार का नाम क्या है, किस दौरान मनाया जाता है, पशुओं से संबंधित है, पूजा की जाती है, पता हो, फसलों का भी उत्सव है, और एक खास जो इसको लेकर के है कि गोवर्धन पूजा या गौ पूजा का विशेष महत्व होता है। देखिए, अब यहाँ पे ना बहुत स्पष्ट तरीके से है कि कहा जाता है कि मतलब गोवर्धन पूजा से या गोवर्धन पर्वत से इसका एक संबंध अपने किस्म का है, जहां पे भगवान के माध्यम से लोगों को, जानवरों को बचाया जाता है। अब देखिए, सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। हमने जैविक खेती तो सुनी थी, ये जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर क्या है? मतलब कि मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम कोई रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, हम पानी खराब नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया मछली के उत्पादन को बढ़ाने का जैविक तरीका। अब इसके लिए राज्य है सिक्किम, और ये पहला है, पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
सिक्किम में सोरेंग जिला है और जिस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई, जिसके तहत हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब इसमें नाबार्ड की बड़ी भूमिका है। देखिए नाबार्ड का काम क्या था, वित्त की सहायता करना। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में पता रहे कि ये 1981 के एक्ट के माध्यम से आया और 1982 में इसने अपना एक स्वरूप निर्धारित किया। फिर उसके बाद यहाँ पे 75,000 हेक्टेयर भूमि जैविक पद्धतियों में बदली गई है सिक्किम में। तो ये बात पता ना हो, लेकिन बार बार सिक्किम के बारे में सुन के ये तो पता रहेगा कि जो क्लस्टर है वो कहाँ है, किस जिले में है, किस योजना के अंतर्गत है, इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों को। तो इंडोनेशिया को मिली ब्रिक्स में सदस्यता। अब देखिए कहीं कहीं पे ना ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलग अलग आपको नाम सुनाई देंगे, कंफ्यूजन होता है, तो उसको ठीक करते हैं। ब्रिक्स को आज की डेट में जिस तरह से जाना जाता है वो क्या है, ब्रिक्स प्लस है। तो 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील ने घोषणा की कि वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन समूह के नेताओं ने इंडोनेशिया की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। अब वो आधिकारिक तौर पर 10वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो याद रहे 11 नहीं है 10 है। सऊदी अरब नहीं बना है, अर्जेंटीना भी नहीं बना था। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में भी शामिल किए जाने की घोषणा की है। तो हो सकता है नाइजीरिया के बारे में सवाल आ जाए कुछ अलग तरीके से कि ब्रिक्स समूह के भागीदार देश कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंफर्म रहे, ये भागीदार देश है और ये पूर्ण सदस्य के रूप में आया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने लगाया हिजाब पर प्रतिबंध। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, जब दुनिया लड़ाई में व्यस्त थी, जब यूरोप में लड़ाइयां चल रही थी, तब वो शांति से बैठा हुआ था। सैकड़ों साल उसने गुजार दिए बिना किसी युद्ध के। तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की मुद्रा को उसका फायदा मिला। तो अर्जेंटीना ने अभी हाल ही उससे जुड़ा अभी और है जानकारी, फिलहाल के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है और यहाँ पर बुर्का, नकाब, हिजाब इन सब के माध्यम से अगर कोई चेहरा ढकता है तो उस पर प्रतिबंध है। ये यानी कि गैर कानूनी हो गया है और कोई अगर ऐसा करता है तो 95,000 रुपए यानी कि 1,000 स्विस फ्रैंक। अब स्विस फ्रैंक जो है एक ऐसी मुद्रा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्विट्जरलैंड भी इस्तेमाल कर रहा है, लिंचेस्टीन भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दो देशों का नाम, लिंकेस्टाइन कहीं पे लिखा मिलेगा, कहीं पे लिंचेस्टीन। तो दो देश स्विस फ्रैंक मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मुद्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये महिलाओं पर लागू होगा जो अपने चेहरे को, सीधी सी बात है महिलाओं के ही ड्रेस है। तो इसको लेकर के हम देखें तो ऐसा नहीं कि तानाशाही हुई, यहाँ पे जनमत संग्रह के माध्यम से यह निर्णय दिया गया और 51% से अधिक लोग प्रतिबंध के पक्ष में थे, यानी कि ज्यादातर लोग चाहते थे कि चेहरा ना ढका जाए। चलिए अब उसके बाद संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम भी देखते हैं। संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। देखिए 7 वेतन आयोग पहले आ चुके हैं, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और वेतन आयोग जो पिछला वाला था 2016 से फिर वह लागू होता है और 2016 से जब वह लागू होता है तो अब अगला 10 साल बाद के लिए यानी कि जनवरी 2026 से लागू होने की इसकी संभावना मानी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी समय लग जाएगा, लागू होने में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन अलग बात है, वेतन आयोग 10 सालों के लिए लागू होते हैं इनकी सिफारिशें, और उसके बाद अब 7वें के बाद 8वें का समय आ चुका है, पता रहे। अब यहाँ पे सवाल आ सकते हैं कि वेतन आयोग ये करता क्या है, ये क्या काम कर रहा है। कुछ तो काम कर ही रहा होगा, कुछ तो होगा। जो इतनी चर्चा होती है सैलरी, इससे लोग कहते हैं ये आता है तो सैलरी बढ़ जाती है। तो देखिए जो महंगाई भत्ता होता है या महंगाई से राहत के लिए कुछ और चीजें होती हैं, उस बातों को ध्यान में रखते हुए सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए इसको देखा जाता है और सैलरी बढ़ाई जाती है। तो जब पिछला वाला वेतन आयोग आया था तो उस टाइम पे भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी। इस बार भी केंद्रीय कर्मचारी और जो रक्षा से जुड़े हुए हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, इसके माध्यम से ये बात कही जा रही है। हालांकि राज्यों के स्तर पर कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है, वो राज्यों के स्तर पर अलग से वो राज्य निर्धारित कर रहे हैं, ये केंद्र के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये बात पता रहे कि इसमें अध्यक्षता होती है, जैसे इस बार अशोक कुमार माथुर 2016 में थे, अभी के लिए अभी निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन 2000 पिछली बार के लिए 7वें के लिए
अशोक कुमार माथुर। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, साल 2 साल का अपडेट नहीं है, 10 साल का है। तो बहुत लोगों के लिए अब चूंकि 2025 की एक खबर है तो इस साल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई चीज 10 साल में एक बार होती है तो इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए, अब उसके बाद फिटमेंट फैक्टर इसमें बहुत मायने रखेगा। देखिए, बेसिक सैलरी किसी की जितनी है उसमें आप 2.57 या 2.86 का ऐसे गुणा कर दें तो उस हिसाब से तो ये वही है। तो ऐसे में हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर से पता चलता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। जैसे मल्टीप्लाई करके देख चेक किया जाएगा, जैसे 2.57 से 2.86 करने का इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है, ऐसी संभावना है। अभी आने वाले समय में देखेंगे, जो अपडेट होगा ना, अब इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पे सवाल पूछ नहीं सकता है उतना, क्योंकि अभी ये फाइनल ही नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा भी रुकेंगे, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। अब आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी को भरण पोषण देना अनिवार्य बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला हुआ ऐसा जिसमें कि विवाह के बाद लंबे समय से महिला अपने पति से अलग थी, फिर उसके बाद महंगाई भत्ते की, देखिए महंगाई भत्ते का मतलब क्या हो, यहाँ पे महंगाई भत्ता बोल रहा हूँ, भरण पोषण के लिए मांग चली। भरण पोषण के लिए का मतलब क्या हो कि जीवन यापन के लिए, जैसे खाने रहने की जो बेसिक नीड्स होती हैं, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता के लिए मांग की गई कोर्ट से। तो कोर्ट से जब यह मांग की गई तो शुरुआत में ऐसा होता है कि यह कह दिया जाता है कि महिला अपने ससुराल या पति के पास चली जाए, लेकिन नहीं जाती तो ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मामला आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर ये होता है कि दिया जाना चाहिए, भले वो अपने पति के पास नहीं जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन न करने पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है, मिलेगा, भले वो अलग ही रहे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1955 की धारा, जो हिंदू विवाह अधिनियम, पति या पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो किसी भी पक्ष को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार होगा। यानी कि महिला न्यायालय गई क्यों होगी, क्योंकि इसके पास अधिकार था और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो कानून का सहारा लिया जा सकता है, उसी आधार पर ये गई थी। तो हिंदी विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। फिर उसके बाद आगे देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम, जैसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना। हल्दी एक ऐसा उत्पाद है, चाहे उत्पादन हो चाहे इसका निर्यात हो, उसमें भारत अग्रणी रहा है। तो यहां पे एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई, ये और बेहतर उत्पाद के लिए रहेगा। अब इसमें क्या है, उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है, हल्दी किसानों का कल्याण हो इसके लिए, यानी कि जो गुणवत्ता है हल्दी की वो बढ़े, निर्यात को और बेहतर तरीके से बढ़ावा मिले। अब मुख्यालय की बात करें तो हल्दी खेती के लिए प्रसिद्ध निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। तो मुख्यालय कहाँ है, तेलंगाना में निजामाबाद। शहर राज्य दोनों का नाम पता होना चाहिए, बोर्ड का नाम पता होना चाहिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। कहीं सवाल आ जाए भारतीय हल्दी बोर्ड तो नहीं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 राज्यों में हल्दी उगाने वाले किसानों को सहायता प्राप्त प्रदान करेगा बोर्ड। उत्पादकता बढ़ाने के क्या प्रयास किए जाएं, यानी कि जैसे 1 किलो हो रहा है तो 1.5 किलो हो जाए, 2 किलो हो जाए, प्लस वो जो हो रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, दोनों तरह से गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बढ़े। अब उसके साथ जागरूकता कि कोई फसल को नुकसान ना हो। अब यहाँ पे उत्पादन के मामले में वैसे ही सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक है, तो इसके पास संभावनाएं और ज्यादा हैं, कृषि के आधार पर और ज्यादा इसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसी के लिए प्रयास है। अब यहाँ पे देखिए, तो प्रमुख निर्यात जहां भारत करता है, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, मलेशिया। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता है ना, भारत को उसमें रहता है फायदे में। अभी जो इतना आप हाल में सुन रहे हैं खबरों में टैरिफ बढ़ाने की बात, तो ये जो टैरिफ बढ़ाने की बात है वो क्यों, क्योंकि व्यापार का जो ट्रेड का जो भारत और अमेरिका का संबंध है उसमें भारत आगे है, प्लस में है, वो शायद पसंद नहीं यार, वो कारण तो बहुत सारे हैं पर ये तो है ही कि किसी को क्यों ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद देखिए, जीआई टैग प्राप्त हल्दी, ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां आपकी हल्दी को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिलने से क्या होता है, यहाँ पे ये पता चलता है कि ये हल्दी इस खास क्षेत्र का है, तो उस हल्दी का महत्व और बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अब उसका नाम बन जाता है, वो एक ब्रांड बन जाता है।
तो लाकाडोंग हल्दी मेघालय, कंधमाला हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु, अरमूर हल्दी निजामाबाद तेलंगाना सहित अन्य को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग क्या बता रहा है? विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े उत्पाद के बारे में पता चलता है। जैसे दशहरी आम का नाम आता है तो एक खास जगह का, एक खास शहर का नाम आपके मन में आता होगा। बनारसी साड़ी, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हल्दी। अब ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है, तो हो सकता है हल्दी बोर्ड से ना आए, हल्दी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए, जीआई टैग से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए, ये हल्दी किस राज्य से संबंधित है उसका सवाल आए, आ सकता है। फिर उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा, स्पेडेक्स अंतरिक्ष मिशन, एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन जिसके माध्यम से भारत ने यह प्रयास किया, यानी कि इसरो ने यह प्रयास किया, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक जाता है विमान, अंतरिक्षयान PSLV C60, ठीक है, ये लॉन्चिंग व्हीकल था। इससे दो छोटे अंतरिक्षयान गए, एक नहीं दो गए। अब अंतरिक्ष में दो छोटे यानों को लेके जाया गया और प्रयास ये किया गया डॉकिंग और अनडॉकिंग का। डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या है कि दो यानों को आपस में हम अंतरिक्ष में जोड़ सके। अगर कोई खास काम लेना है, कोई खास गतिविधि करनी है, तो भविष्य में देखिए आमतौर पर जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरह भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। तो अंतरिक्ष स्टेशन के साथ भी जब हम बना लेंगे, हमारे यहाँ कोई अंतरिक्ष यान फिर जाया करेगा तो उसके साथ उसे जोड़ना पड़ेगा, डॉक करना पड़ेगा, फिर वो वापस आएगा, अनडॉक होगा। तो प्रोसेस हमें एक अभी से करनी होगी। तो आपस में हम दो अंतरिक्ष यानों के साथ ऐसा करके देखेंगे जब तक में हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बना लेते। तो डॉकिंग अनडॉकिंग से हम अपने मिशन को, या हमारी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको अंतरिक्ष में ही दूर कर सकते हैं, या कुछ फायदा अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं, वो होगा। तो इसके लिए प्रयास किया गया स्पेडेक्स अंतरिक्ष मिशन। इसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C60। तो यहां पे इससे क्या होगा कि हम एक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत जो अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना चाहता है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा है, चांद पर जाने की महत्वाकांक्षा है, तो यान एक चक्कर लगा रहा होगा, एक उतरेगा, फिर एक वापस उस पर आएगा, फिर डॉक होगा, फिर वापस, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती है। भविष्य में ऐसी आकांक्षा रखते हैं उसके लिए है। तो अपने आप में हमने डॉकिंग तकनीकी के लिए हमने जो प्रयास किया है, इससे हम चौथे देश बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, 3 देश हैं। अब उसके बाद नाग मार्क 2 मिसाइल। अब यहां पे देखिए नाग मार्क 2 DRDO ने विकसित किया है। अब DRDO ने विकसित किया है नाग मार्क 2, पूछ लीजिए क्या है, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया गया। फील्ड पर ये कैसे काम करती है, सफल परीक्षण रहा। तो तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर है, 3rd जनरेशन। अब उसके बाद यहाँ पे विशेषताएं में हल्का और मौसम प्रतिरोधी है, मौसम खराब होगा तब भी ये काम कर लेगा, ज्यादा वजन नहीं है अपेक्षाकृत। फिर उसके बाद लॉक ऑन विकल्प है, टारगेट सेट कर दिया तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेनी है, टारगेट पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HMPV वायरस, एक ऐसा वायरस जनवरी 2025 के दौरान और उस समय के महीने में ऐसा चर्चित था कि लग रहा था एक नया महामारी आ सकती है। ये इस प्रकार की बीमारी है या इस प्रकार की समस्या है जो संबंधित है श्वसन संबंधी बीमारी से। तो ये वायरस का नाम पहली बात पता हो, किस देश से जुड़ी हुई है और दुनिया भर में कहां कहां फैली हुई है, सब चीजें पता हो। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, चीन में इस मामले में हालिया वृद्धि देखी गई, फिर ये लगा कि मामले और ना बढ़ जाएं। तो ये किस प्रकार से संबंधित है, श्वसन वायरस है। कोरोना वायरस भी ऐसा ही था। फिर खोज 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। तो पता रहे खोज कब की गई, कहां के शोधकर्ताओं द्वारा की गई, अभी हालिया मामले कहां देखने को मिले, वायरस का नाम क्या है, किस शरीर के अंग को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद आगे इसके विस्तार में देखें तो कई देशों में यह फैला हुआ समझ में आता है। तो कभी ये सवाल आ जाए कि यह वायरस हाल ही में सिर्फ चीन में देखा गया, कोई स्टेटमेंट वाला आ जाए तो ऐसा नहीं है, सिर्फ चीन में नहीं देखा गया। ठीक है, कोई टीका इसके लिए उपलब्ध नहीं है। दूषित सतहों को छूने या किसी संपर्क में, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकता है, निकट संपर्क में आने से। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे HMPV फैल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना छींकने से हो जाता है और अन्य तरीकों से हो जाता है, वैसे ही। चलिए
अब इसको देखिए, भारतीय नौसेना में 3 बेड़े शामिल किए गए, नीलगिरी, सूरत और वागशीर। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इसके कुछ समय पहले ही 2 आईएनएस इंडियन नेवी शिप और शामिल किए गए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ये दोनों ही प्रोजेक्ट 17A के तहत हैं, जिसके अंतर्गत 7 बनने हैं। ये स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रॉयर नहीं है। अब डिस्ट्रॉयर क्या होता है यहां समझिए। डिस्ट्रॉयर वो है जो बड़े जहाज होते हैं, सीधे प्रत्यक्ष तरीके से हमला करते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट वो होते हैं आकार में तुलनाकृत उतने बड़े नहीं होते हैं, इनमें छुपने की खास क्षमता होती है, यानी कि अपनी पहचान बहुत जल्दी जाहिर नहीं होने देते हैं, क्योंकि रडार जैसे हो गया या सोनार हो गया, इन सब से अपने आप को बचा ले जाते हैं। इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और हथियारों को भी उसमें इस तरह से डिजाइन में रखा जाता है बनाने के दौरान कि पता ना चल पाए। तो जो हाई सीज है उस जगह में ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत ही, चूंकि भारत को व्यापार भी करना है, सुरक्षा भी देखनी है, तो दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी स्टील्थ फ्रिगेट में क्रम में हम देखें तो जो सबसे पहला जो आईएनएस जो था वह नीलगिरी था। नीलगिरी के बाद फिर उदयगिरी, हिमगिरी, तो 3 हो गए। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत है। ये बात स्पष्ट हो गई। 7 आने हैं टोटल। सूरत और वागशीर अलग है। तो सबसे पहले हम समझे कि ये भारतीय नौसेना ने इसकी घोषणा की इसको शामिल करने की। किसके द्वारा बनाया गया? मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अब नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, और अपनी पिछली श्रेणी शिवालिक श्रेणी की तुलना में यह बेहतर है। शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 था और ये 17A है। 17B भी आने वाली है। फिर उसके बाद देखिए सूरत के बारे में, आईएनएस सूरत के बारे में जानते हैं। तो 15B के तहत चौथा और अंतिम विध्वंसक प्रोत है। विध्वंसक मतलब डिस्ट्रॉयर है, यानी कि साइज में बड़ा होगा, स्पष्ट हो गया। स्वदेशी हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है और लंबी दूरी की मिसाइलें भी इसमें हैं। अब यहाँ पे 4 उन्नत निर्देशित विध्वंसक मिसाइल पोतों के लिए डिजाइन और निर्माण की एक पहल है प्रोजेक्ट 15B। तो कभी अब सवाल आ जाए, हो सकता है जहाज के बारे में आई नहीं, प्रोजेक्ट 15B क्या है, प्रोजेक्ट 17 क्या है, प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो आपको पता रहे। तो प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक डिस्ट्रॉयर, 17 शिवालिक श्रेणी का है, स्टील फ्रिगेट है। फिर 17A, ये इसको हम बोलेंगे जो सबसे पहला आया था। सबसे पहला कौन था? नीलगिरी। अभी तो उदयगिरी और हिमगिरी भी आ गए हैं, और भी आने हैं। तो नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी क्लास हो गया, ठीक है, स्टील फ्रिगेट। चलिए अब उसके बाद आगे देखें। वागशीर स्कॉर्पियन श्रेणी प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बी है। अब देखिए ये अलग है, 15 गया, 17 गया, ये प्रोजेक्ट 75 है। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? पनडुब्बी से संबंधित है, और पनडुब्बी ऐसी वैसी नहीं है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। और खास बात है कि इस पनडुब्बी को लेकर के देखा जाए तो 6 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां भी इसमें बनाई जाएंगी और 18 सामान्य जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं वो। तो इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारी पनडुब्बियां बन रही हैं। कुछ में हम देख रहे हैं परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां भी हैं और कुछ डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बी पानी के अंदर रह सकती है, और खास बात क्या है कि विशेष अभियानों में, निगरानी से संबंधित अभियानों में एक खास महत्व रखती है। तो हर प्रकार, चाहे स्टील फ्रिगेट हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे पनडुब्बी हो, सबका अपना महत्व है और सबके अपने प्रोजेक्ट और पहल है, ठीक है। चलिए अब आईएनएस उत्कर्ष दूसरा बहुउद्देशीय जहाज है, एमपीवी, को चेन्नई के निकट कट्टपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। ये कई सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? बहुउद्देशीय। ये अलग है, ठीक है। एल एंड टी शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। ये भी देखा जाए तो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ या मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़ा प्रयास है। और यहां पे उत्कर्ष का मतलब क्या है? एक उत्कृष्ट आचरण। तो नाम हालांकि बहुत चीजों का कैसे आया है, अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि हम देखें प्रोजेक्ट 17 में नाम देखें कैसे आ रहे हैं, किसी खास जगह से संबंधित। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो किसी जगह से इंस्पायर्ड होकर लिए जाते हैं। नौसेना ऐसा करती है। जैसे आप हाल में जो हुआ उदयगिरी, तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों से है, और फिर हिमगिरी हिमालय से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से नीलगिरी जो आया था
तो नीलगिरी पहाड़ियों से। चलिए अब शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। अब शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसे नामित कर लिया गया है। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र मतलब ESZ। अब इसे शामिल किया गया है तो मतलब ये है कि जो ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सेंसिटिव है, जहां पे कुछ मामलों के लिए रोक टोक रहेगी, आमजन वहां पे एक्टिविटी बहुत सारी नहीं कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है, वन्यजीवों पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकना, तो उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी को कम करना। फिर उसके बाद ऊंचाई और वनस्पति हिमालय के 1800 से 3400 मीटर की मध्यम ऊंचाई वाले सीमा को यह कवर करता है। ठीक है, तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में क्या बताया, मंडी जिले में। तो मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो राज्य पता चल गया, स्थान पता चल गया, वन्यजीव अभयारण्य है शिकारी देवी। शिकारी देवी, देवी जैसा नाम उसी से संबंधित है, यानी कि उसी से इंस्पायर्ड है नाम जो है, नामकरण। अब उसके बाद चिल्का झील पक्षी गणना। अब चिल्का झील के बारे में आप लोग जानते हैं कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत की झील है। इस झील में पक्षी गणना हाल ही में की गई और 2025 की गणना रिपोर्ट में 11,27,228 पक्षियों को दर्ज किया गया, जिसमें से 196 प्रजातियां थी। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में हम देखें तो हल्की गिरावट आई, बहुत ज्यादा नहीं आई है। तो ये अंतर है। अब यहाँ पे ये 24 का, ये 23 का और ये 25 का, 1/12 यहाँ पे 11,27,000, 11,37,000, 11,31,000। तो हमने 24 में वृद्धि की थी, 25 में थोड़ी सी कमी आई है। चलिए अब चिल्का झील के बारे में मेरा एक सवाल है। चिल्का झील के बारे में 3 ऐसी जानकारी जो आपको लगता है कि ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए होमवर्क है आपके लिए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आप प्रमुख पक्षी प्रजातियां देख लें तो गैडवाल की संख्या सबसे अधिक 2,01,926 है। फिर उत्तरी पिटनेट और यूरेशियन विगियन ने दूसरे स्थान पर कब्जा किया, दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद ग्रेटर फ्लेमिंगो की संख्या में वृद्धि हो गई है, कुछ इस बार देखी गई है। फिर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा निक्षेपित गाद के जमाव के कारण समुद्र से अलग हो गया। तो जो महानदी से निकला हुआ जो बहुत सारा अवशिष्ट था, पदार्थ था या एक्स्ट्रा मटेरियल निकला, तो एक गाद के रूप में इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद देखें तो क्या होता है, एक झील के रूप में समुद्र का ही पानी एक अलग हिस्से में बटा हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम समुद्री झील कहते हैं। ठीक है, तो रामसर समय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसको नामित किया गया है। अब उसके बाद चिल्का झील पक्षी गणना के बारे में हमने अभी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चिल्का झील के बारे में भी देख लिया। मिशन मौसम, मिशन मौसम बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ पर, आप सोचे मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1875 में इसकी स्थापना हो गई थी भारतीय मौसम विभाग की। अब क्या होता है, एक मिशन मौसम लॉन्च किया जाता है। मिशन मौसम क्या करेगा, मौसम की बेहतर तरीके से भविष्यवाणी, तकनीकी का सही तरीके से उपयोग करेगा, और जो विजन 247 है उसके लिए यह काम करने वाला है। देखिए 247 को लेकर के भारत का विजन है विकसित भारत के रूप में, तो उसका भी अपना एक IMD विजन 247 के अंतर्गत एक अपना एक टारगेट है, इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक योजना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को प्राप्त हुआ ब्लू फ्लैग प्रमाणन। किसी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि वह जो तट है वह बहुत बेहतर है, वह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहतर है, वह स्वच्छ है। तो अब यहां पे देखिए कौन यह प्रमाणन देता है, डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन इसको बोलते हैं, और मानदंड क्या है, समुद्र तट वो होंगे जो पर्यावरणीय संरक्षण और सुरक्षा और स्थिरता के सख्त मानकों को पूरा करेंगे। 33 मानदंड हैं, लेकिन 4 इसके पिलर हैं या 4 प्रमुख शीर्षक होते हैं, और इन्हीं के अंदर ये 33 मानदंड शामिल होते हैं। तो 4 कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें से पर्यावरण शिक्षा और सूचना, फिर स्नान के पानी की गुणवत्ता, फिर पर्यावरणीय प्रबंधन, फिर समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। तो ये 4 है, इसके अंतर्गत फिर 33 हो गए। अब यहाँ पे नाम याद रहे, केरल का कप्पड़ है तो राज्य कौन सा है, और चाल समुद्र तटों को प्राप्त हुआ है। चले
अब छत्तीसगढ़ बना वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य। ये महत्वपूर्ण है। अब ग्रीन जीडीपी क्या है? देखिए, ग्रीन जीडीपी का मतलब ये है, जो आमतौर पर जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुल वस्तुओं सेवाओं के जो मूल्यों की बात हो गई वो अलग है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है। अब उसी में हम देखते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो उद्योग लगाए, जो भी आर्थिक गतिविधियां की, उससे पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, उस पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम एक खास तरीके से कैलकुलेट करके माइनस कर दें जीडीपी में, तो उसके बाद वह कहलाएगी ग्रीन जीडीपी। स्पष्ट है? यानी कि ऐसे में हम जीडीपी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम कर देंगे, क्योंकि हम नुकसान की को माइनस कर रहे हैं, तो नुकसान की वजह से जो माइनस हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमेशा कम ही होगा। तो ग्रीन जीडीपी जो है अपने आप में एक बड़ी पहल है, एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ ने यह शुरुआत की, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यह भारत का पहला राज्य इसी वजह से बन गया है, ठीक है। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा तो देना ही है, साथ में जो सतत विकास हम प्राप्त करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम जो सोचते हैं, उसके लिए जरूरी है, जिससे हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को जब करें तो हम ध्यान दें कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ना पहुंचाएं। क्या कम से कम पहुंचाएं, अदरवाइज ऐसे ही माइनस होता रहेगा हर बार। तो चैलेंज यही है कि इस माइनस को कम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। मनमोहन सिंह, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आर्थिक सुधारों के रूप में इनकी, आर्थिक सुधार करने वाले लोगों में भारत में जो लोग थे, कुछ गिने चुने नाम में सबसे प्रमुख नामों में से एक ये है। अब बात ये आती है, लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे और 1982 से 1985 के दौरान ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। तो ये लोगों को नहीं पता रहता, बस ये पता रहता है कि हाँ 14वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन गवर्नर भी रहे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण मिल चुका है। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू बर्थ बर्थ सेंटेनरी अवार्ड 1995 मिला है, सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री पुरस्कार, एशिया मंत्री पुरस्कार, यूरो मनी, इस प्रकार के कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और भी लंबी लिस्ट है, आपको अगर और भी नाम पता है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी शपथ ले ली जनवरी 2025 में और दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ये तो सब आपको पता ही है, लेकिन बात ये है दूसरी बार जब ये बने तो इतना आसान था नहीं, क्योंकि दूसरी बार बनने के लिए इनका बीच में आ गया गैप। पहली बार बने, फिर बीच में 4 साल के लिए कोई और बना, फिर 4 साल के लिए ये बने। 2 बार के लिए ही कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव लड़ पाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, लगातार इसके पहले कोई नहीं बना था 2 बार, और लेकिन 2 बार बना था, तो उसमें से एक थे दूसरे गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने। इससे पूर्व कौन थे? ग्रोवर क्लीवलैंड, 1893, 20वीं शताब्दी छोड़ दीजिए, पूरा 21वीं छोड़ दीजिए, तो 19वीं शताब्दी में एक अमेरिका के बने राष्ट्रपति। तो काफी लंबे गैप की बात, तो एक बड़ी बात है। रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अब देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत अलग तरीके से होता है, और इस चुनाव में भी ना बहुत प्रत्यक्ष तरीके से जनता ऐसे नहीं जाती कि खुद ही वोट दे देती है। निर्वाचक चुने जाते हैं, जिनको नाम दिया जाता है प्राइमरी और कॉकस के नाम से हम जानते हैं। लोग चुनते हैं कुछ लोगों को, निर्वाचकों को, अलग अलग पार्टी के निर्वाचकों को, वो प्राइमरी होते हैं, और पार्टी के अंदर चुने जाते हैं कॉकस होते हैं। फिर इनका चुनाव अलग अलग पार्टी के हैं, जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दो तो हैं ही, और भी हैं, कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हैं। तो अब ये क्या होता है, हर क्षेत्र में निर्वाचक बहुत सारे हो गए, तो कुल मिला के अमेरिका में जो निर्वाचकों की संख्या हो गई वो 538 हो गई। 538 निर्वाचकों के लिए चुनाव होता है। इलेक्शन डे जो होता है वो बहुत फिक्स है। अमेरिका में जो इलेक्शन डे है वो तय है कि नवंबर में फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा तब होगा, आफ्टर फर्स्ट मंडे। सीधे नहीं बोल रहा फर्स्ट ट्यूसडे, जरूरी नहीं कि अगर 1 तारीख को ट्यूसडे आ गया तब फर्स्ट मंडे तो आए नहीं, फर्स्ट मंडे के बाद इलेक्शन डे होता है। तो इलेक्शन डे में इलेक्शन होता है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि वहां की जो सदन है, क्या ये लोग जो 538 लोग हैं ये उसमें नहीं, ये अलग है।
वो अलग चुनाव है उनका, ये राष्ट्रपति के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, सिटीजन, उम्र की सीमा 35 साल, फिर यूएस रेसिडेंट, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि आपको मोटा आइडिया रहे कि प्राइमरी और कॉकस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी और कॉकस यही फिर आगे चल के नेशनल कॉन्वोकेशन होता है, यहाँ पे डिबेट भी होती है राष्ट्रपति पद के लिए आगे चल के। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन के बाद जब जीत जाते, देखिए हर पार्टी से जीत गए निर्वाचक, एक पार्टी के लिए इधर जीते, एक पार्टी के लिए इधर जीते, लेकिन अभी भी संभावना ये रहती कि मान लीजिए किसी और पार्टी से भी कोई निर्वाचक जीता है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में है उसके लिए भी आगे चल के हो सकता है वोट दे दे, ऐसी संभावना रहती है, मतलब ऐसी छूट रहती है इलेक्टोरल कॉलेज में। और कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन इसकी वजह से सरकार नहीं बदली है, मतलब इतने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दे दिया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझेंगे, दो पार्टी, पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी ए से एक राष्ट्रपति पद के लिए, एक पार्टी बी से एक राष्ट्रपति पद के लिए। अब पार्टी ए के निर्वाचक हैं और बी के निर्वाचक हैं, इन्हें वोट जब ये जीत गए तो कुल निर्वाचक तय होगा कि 538 ये है जो जीत चुके हैं, कुछ इधर के होंगे कुछ उधर के होंगे। तो अभी सीधे नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ इस पार्टी से इतने जीते हैं तो फिर यही मान लिया जाएगा। इसके लिए अब फिर एक अलग से वोटिंग होती है और उसमें तय होता है कि कितने लोग चाहते हैं कि ए का बने या बी का बने। अब बी के जो सदस्य हैं, अगर वो ए वाले जो व्यक्ति है जिसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए जो ए पार्टी से है, अगर वो उसको वोट देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने कहा इसके इतने लोगों ने नहीं दे दिया, कुछ तादाद में दिया है लेकिन इतने तादाद में नहीं दे दिया कि पार्टी जीतने वाले इधर से थे, निर्वाचक इधर के ज्यादा थे, लेकिन राष्ट्रपति बन गया उधर का। ऐसा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चलिए अब उसके बाद माया संधू मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। कौन है ये? मोल्दोवा, मोल्दोवा बोल दिया ना, मोल्डोवा, कहीं मोल्डोवा मिलेगा, कहीं मालडोवा भी आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग दो तीन वर्ड हैं ये। फिर एसाके वालू एके, ये टोंगा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ये। फिर उसके बाद योजना और परियोजना पे आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब देखिए श्रम योगी मानधन योजना में मुख्य बात यह है कि अभी हाल ही में इस योजना पर चर्चा हो रही थी और जिसमें यह कहा गया कि देखिए ये जो योजना है ना उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर नहीं रही, जिस वजह से चर्चा में आई। तो इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई थी, बहुत पहले ही हो गई थी 2019 में, ये तो बस अभी चर्चा में थी। और केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की है। अब बात यह है मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस योजना के तहत कोई अंशदान करने वाला श्रमिक है जिसकी आयु के आधार पर 55 रुपए से वह 200 रुपए तक का, मतलब एक तय होगा कि इस आयु के हिसाब से आपकी तरह अमाउंट बनता है। तो 55 से 200 रुपए तक का एक मासिक अंशदान देगा। तो जितना अंशदान ये देगा उतना ही सरकार भी दे उसमें मिलाएगी। और उसके बाद फिर 60 वर्ष की आयु वाले श्रमिक को 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। अगर उसके पहले ही वह व्यक्ति नहीं रहता तो कोई लमसम राशि नहीं मिलेगी परिवार वालों को। हाँ, इसके बाद अगर वह व्यक्ति नहीं रहता 60 के बाद पेंशन लेने के बाद, तो फिर उसके बाद उसकी पत्नी को जैसे मिलेगा, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष आयु के जो असंगठित श्रमिक हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, घरेलू कामगार हैं, निर्माण मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, तो ये हम देखें मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, उनके लिए है। चलिए अब उसके बाद स्वामित्व योजना लॉन्च लॉन्च है 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, 24 अप्रैल 2021। अब यहां पे देखिए स्वामित्व योजना की शुरुआत भी 2020 में हुई है, 24 अप्रैल में। अभी चर्चा में था स्वामित्व योजना, चर्चा में इसलिए था कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब एक बड़ी संख्या में लगभग 65 लाख लोगों को, हम कह सकते हैं नागरिकों को, भारतीय नागरिकों के, हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वामित्व से संबंधित कागज उन्हें दिए। उन्हें एक प्रकार के दे सकते हैं प्रमाण पत्र दिया कि आपका स्वामित्व है, जो आपके जैसे किसी का गांव में घर है तो उसको स्वामित्व का एक मिल गया, पत्र मिल गया, है ना, सर्टिफिकेट मिल गया, कह सकते हैं सर्टिफिकेट, कागज, पेपर। अब यहाँ पे है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी 2020 में, फिर 21 आते आते इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। स्वामित्व देने से संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कोई दिखा सके, बता सके कि ये जो चीज है ये उसकी है, इस पे उसका अधिकार है। तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भी मदद ली जा रही है। अब उसके बाद उद्देश्य क्या है, वही संपत्ति का सत्यापन अगर कोई करना चाहे तो कर पाए। सत्यापन के लिए अब उसके पास प्रमाण है और प्रमाण के नाम पर ही स्वामित्व योजना है।
ठीक है, चलिए अब अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में ये तय हुआ, अभी जनवरी के समय पे हुई थी, यहाँ पे साल गलत है। इसमें यह तय हुआ कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली है उसको मजबूत किया जाएगा, और उसको मजबूत करने के साथ ही यह बात तय हुई कि देखिए जो ये पूरा का पूरा मामला है, मामला क्या है कि अंतर्देशीय जलमार्ग को और बेहतर किया जाए और बढ़ाया जाए, अंतर्देशीय जलमार्ग को और मजबूत किया जाए और उसमें सुविधा बढ़ाई जाए। इसके लिए केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों सबके बीच में एक सक्रिय संवाद हो। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देखिए, जब ये बात कहेगी कि अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ाना है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए हम जिस भी साधन का इस्तेमाल करेंगे, नाव का इस्तेमाल करेंगे या बोट का या जिसका भी, तो उसके लिए हम सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, मेथनॉल, इन प्रकार की ईंधन का उपयोग करें, जीवाश्म ईंधन का कम से कम करें। फिर उसके बाद रिपोर्ट और सूचकांक देख लें, तो लीड्स 2024 रिपोर्ट ये क्या कहती है, 30 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट है। तो राज्यों के बीच में एक कंपटीशन की भावना लाने के लिए यह रिपोर्ट लाई गई है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में चाहे राज्यों में लॉजिस्टिक्स का प्रदर्शन का क्या एक अंतर दिखाई देता है, वो इससे समझ में आएगा। तो अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि एक के नंबर इतने, दूसरे के इतने, एक इतना आगे दूसरा इतना पीछे, वो दिखाई देगा। तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर तैयार की गई थी। तो किसके आधार पर तैयार की गई, किससे इंस्पायर्ड है वो भी पता रहे, राज्यों के बीच में है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है। अब इसमें किस राज्य की क्या स्थिति है, तटीय राज्यों में देखा जाए तो शीर्ष पर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, ये अचीवर्स यानी कि सबसे बेहतर स्थिति में, सबसे अच्छा परफॉर्म्स किया लॉजिस्टिक्स के एक जगह से दूसरी जगह के लिए, है ना, लॉजिस्टिक्स की सुविधा के लिए। फिर फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश है, गोवा है, मतलब इसकी तुलना में ये कम बेहतर है, मतलब ये ठीक है। आकांक्षी का मतलब क्या होगा, जैसे हमने एक आकांक्षी जिला योजना सुनी थी, तो आकांक्षी जिला में ये नहीं था कि वो जिले बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उन जिलों की स्थिति सबसे पीछे की है और वहां अब अच्छा परफॉर्मेंस लेके आना है। तो एक तरह से इनको भी नाम वही दे दिया गया, आकांक्षी राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, की यहाँ की स्थिति को भी और बेहतर किया जाना चाहिए। फिर स्थल रुद्ध राज्य हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश अचीवर्स में है, उत्तराखंड। फिर फास्ट मूवर्स में बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। फिर उसके बाद आकांक्षी में है छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये स्थल रुद्ध है, समुद्र से नहीं लगे हैं। फिर पूर्वोत्तर असम शीर्ष पर है, अचीवर्स है। फिर अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आकांक्षी में है मणिपुर, मणिपुर कितना भी चर्चा में था हाल ही में, तो देखिए नाम यहां भी है। फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, तो पहले नंबर पे चंडीगढ़, फिर दिल्ली। फास्ट मूवर्स में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी। फिर उसके बाद आकांक्षी में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख। तो यहाँ पे अभी लॉजिस्टिक्स की सेवाएं और बेहतर करनी पड़ेंगी, उसके लिए राज्य सरकारों को और प्रयास करना पड़ेगा, इसीलिए ये कंपेयर है। चलिए अब आगे देखें, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कौन से नंबर का है, 18वां संस्करण है। कब कब होता है, सालाना होता है। किनके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। अब सवाल यह है कि अभी कहां हुआ, नेपाल में, और इसी तरह से सालाना एक बार तुम करा लो हम करा लें, वैसा चलता रहेगा। और यह है क्या, सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास में 2 ही देश हैं, इसमें याद रखिएगा। तो चाहे मानवीय आपदा हो, कहीं पे मानवीय सहायता हो, कोई आतंकवाद की स्थिति हो जहां पे मिलकर के अभियान करना हो, तो ये काम कर सकेंगे। फिर उसके बाद ला पेरोस 25 नौसैनिक अभ्यास। अब इसमें कई देश शामिल हुए, भारत शामिल हुआ। भारत शामिल होने के लिए कहा गया जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, जकार्ता वहीं पे है जहां पे 2025 में गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति भारत आए थे, इंडोनेशिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 ला पेरोस 2025 में सबसे पहली बात, सैन्य अभ्यास तो है पर कौन सी सेना, नौसेना। फिर दूसरी बात, भारत के अलावा और कौन से हैं, अब आपको लगा इंडोनेशिया, नहीं और भी हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, इन सब की नौसेनाएं शामिल हैं।
फिर आईएनएस मुंबई इसमें शामिल हुआ था। आईएनएस मुंबई की खास बात क्या है, स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चौथी बार इस अभ्यास में भाग ले रहा है। ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है, साइज में बड़ा होगा। फिर माउंट एबू ज्वालामुखी, ये अभी हाल ही में फट पड़ा, इसमें विस्फोट हो गया। ये भी कहां है, इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में स्थित है। ठीक है, तो इंडोनेशिया, माउंट एबू, और ये पता रहे कि हाल में विस्फोट हुआ है तो हो सकता है सवाल। इंडोनेशिया कितने सारे आ रहे हैं ना। चलिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, जैसे ऑस्कर होता है ना उसी प्रकार से गोल्डन ग्लोब भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, फिल्म और टेलीविजन के लिए संबंध के क्षेत्र में होता है। कैलिफोर्निया स्थित बेवर्टी हिल्टन में 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुए, और फिल्म और टेलीविजन दोनों के लिए जब दिया गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों के लिए दिया जाता है, तो दोनों के लिए दिया जाता है। 82 नंबर पे है तो बहुत पहले से शुरू तो हुआ होगा। तो अगर सवाल आ जाए कब से शुरू हुआ है, 1944। ठीक है, चलिए अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको माना गया, एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, उसी तरह से फिर देखा जाए तो मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो फर्नांडा टोरेस, आई एम स्टिल हियर पे। फिर सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट, अ कंप्लीट अननोन। ठीक है, तो ब्रूटलिस्ट का बड़ा नाम आ रहा है, देख लीजिएगा क्या है। चलिए, कुछ और भी हैं, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर, फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, फिर सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज आपके सामने है। चलिए, ये भी शोगुन नाम भी बड़ा चर्चा में रहा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात करें तो घोषणाकर्ता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। बहुत सारे पुरस्कार इसके अंतर्गत हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम पहले जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अर्जुन द्रोणाचार्य, राष्ट्रीय अर्जुन अलग है, द्रोणाचार्य अलग है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अलग है, मौलाना अबुल कलाम अलग है। और भी द्रोणाचार्य में भी 2 होते हैं, और भी। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। अब यहाँ पे एक तो खिलाड़ी और दूसरा उसका खेल, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 गुकेश डी शतरंज, फिर हरमनप्रीत सिंह हॉकी, फिर प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, फिर मनु भाकर निशानेबाजी। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था 1991-92 में जब यह शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद होता ही है ना 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया जाता है खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक और पुरस्कार चल रहा है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए होता है, लेकिन ये अलग है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 2012 से मनाया जा रहा है। कब, 29 अगस्त। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अर्जुन पुरस्कार सुश्री ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, और भी नाम है। फिर उसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी, अब देखिए एक नियमित होता है एक लाइफ टाइम, तो यहाँ पे सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम, ये आर्मांडो एग्रेलो पोलाको फुटबॉल और एस मुरलीधरन बैडमिंटन। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन, इसमें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिर एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, देखिए ये ना इंटर यूनिवर्सिटी गेम के लिए, तो यहाँ पे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता रहा। अब पुरस्कार राशि सबके लिए तो नहीं है, पर जिनके लिए है वो आपको पता रहे। अब पुरस्कार मेजर ध्यानचंद 25 लाख 1991-92 से शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1561 से, फिर द्रोणाचार्य 1585 से, फिर ध्यानचंद पुरस्कार 10 2002 से, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 से, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से। चलिए, अब कोनेरू हेम्पी ने जीती फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप। अब सवाल यह आ जाए कि कोनेरू हेम्पी है कौन, तो ये सबसे पहली बात पता हो कि शतरंज की खिलाड़ी है। दूसरी बात क्या है, कहां से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, और अभी की नहीं, ये पिछले 1 से ज्यादा दशकों से शतरंज की बड़ी खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी हैं, और इन्होंने एक अभी हाल ही में जो चैंपियनशिप जीती है, महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती है, ग्रैंड मास्टर है ये। नाम क्या है, कोनेरू हम्पी।
अपने आप में महत्वपूर्ण है। विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला खिताब जीता है। इसके अलावा आयोजन पूछ सकता है कहाँ हुआ था, ये पता रहे। अंक और राउंड ये नहीं पूछेगा, ये जानने की जरूरत नहीं कितने अंक से जीत गई, इतना काफी है। इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराया था। और इसके अलावा जो उन्होंने जॉर्जिया में चैंपियनशिप जीती थी वो भी पता रहे। तो मतलब बहुत सारे जीत चुकी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, किस वर्ष क्या जीती हैं, ठीक है, तो ये सब पता रहे। अब जैसे यहाँ पे खेल के बारे में हो सकता है चेस के, क्योंकि चेस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आमतौर पर आप लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे सवाल ये आ सकता है कौन सा, हाँ ये चेस के खिलाड़ी है ना। अब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में पूछ ले तो कब 1924 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और अभी लुजाने या लुजेन, जहाँ अलग अलग नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने जीता पहला खो खो विश्व कप। अब देखिए पहला खो खो विश्व कप हुआ है। अब ये जो पहला हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो पहला है, महत्वपूर्ण है, तो पहला जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारत में ही हुआ है। जीता कौन है, भारत ही जीता है। किस श्रेणी में, पुरुष और महिला दोनों में, जी दोनों में। हराया किसको है, नेपाल को, पुरुष में या महिला में, दोनों में। तो ये तीन बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो पुरुष और महिला टीम दोनों जीती। पहला विश्व कप था, दिल्ली में हुआ, दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। हराया किसको, नेपाल को हराया। कितने अंतर से हराया वो अलग बात है, लेकिन ये पता रहे। फिर बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 100 वर्ष पूरे हो गए। इसके पहले अगर हम देखें तो 1924 में जब बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी दौरान क्या हुआ था, 1924 दिसंबर से अप्रैल 1925 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। फिर इन्होंने इस दौरान ये था हरिजनों के लिए, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बहुत सारे उन्होंने उस वक्त रास्ते सुझाए लोगों को। उसके अलावा हम देखें तो उसी दौरान इन्होंने जो एक होता है ना कि अगर आप देश की आजादी के लिए लगे हुए हैं तो अपने देश की वस्तुओं को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। उस दौरान इस जब ये अध्यक्ष रहे तो उन्होंने काफी जोर दिया, हालांकि इसके पहले से भी दे रहे थे, पर अध्यक्ष रहते हुए इस बात का भी उन्होंने खास जोर दिया था। तो दिसंबर के दौरान 2024 के दिसंबर में कर्नाटक के बेलगाम में ही इसके लिए खास आयोजन हुआ, 100वें अधिवेशन के लिए। फिर उसके बाद अब यहां से आगे बढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम यहीं तक रहेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, अगले महीने के करंट अफेयर को जानेंगे। अब आप सारे विद्यार्थी जो बार बार पूछ रहे थे कि क्या ये एक परीक्षा के लिए, दो के लिए है, किसके लिए है, तो सबके लिए। अभी जो बीपीएससी 71वीं बीपीएससी है उसके लिए भी है, यूपीपी से जो आने वाला है उसके लिए भी, और आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं सब में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा ये स्पष्ट बता चुका हूं। तो आराम से देखें। अब आप कहेंगे एक बार देख लें, नहीं, आप एक से ज्यादा भी देख सकते हैं। रिवीजन का रिवीजन, रिवीजन से बेहतर तो कुछ होता नहीं है। आप एक से ज्यादा बार देखिए, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में है, ट्रेन में है, हेडफोन लगाइए, देख लीजिए, सुन लीजिए। सिर्फ सुन भी लेंगे तो आपका काम को बहुत हद तक हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये करंट अफेयर रिवीजन सीरीज है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि करंट अफेयर डेली पढ़ने वाली चीज है, कंपाइलेशन सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, वो हम आपके लिए लेकर आए थे, इसको जरूर देखना है, ये बात तो है ही। कंपाइलेशन पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो अब इस बात का ध्यान रखते हुए इसका रिवीजन जरूर करिएगा। स्पीड चाहे 1 रखें, 1.25 रखें, 1.5 रखें, चाहे 1.75 या 2 रखें, वो आपके ऊपर है। ये सारी बातें थी। अब मान लीजिए जो विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है, इतना कुछ आपने बताया, कहीं पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल है। दृष्टि आईएएस की पहल है, स्टेट पीसीएस के लिए खास मैगजीन आती है मार्केट में, और 6 राज्यों के नाम जैसे मैंने आपसे बताया था आपको मिल जाएगी। तो सब कुछ जानकारी इसमें आपको मिलेगी। अब बात ये आती है, आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि वो उसका जवाब क्या होगा। कोई भी सवाल, मतलब तैयारी से जुड़ा कोई सवाल कि मेरी परीक्षा ये है, मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात करिए 871501 पर। हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक क्लियर करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।